हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम मेरी 68 बीपीएससी की जीएस1 की कॉपी को देखेंगे। वी विल गो थ्रू इट और उसमें देखेंगे कि मैंने कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया एंड यू विल गेट टू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि किसी भी पेपर को लिखने, जैसे जीएस1 हो गया, जीएस2 हो गया, ऐसे हो गया, उसको लिखने से पहले व्हाट वुड बी योर माइंडसेट और कैसे हमें सारे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। वी विल गेट टू नो दिस अबाउट। ठीक है। सो व्हेन जब भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या जीएस सब के चैनल से जुड़े हैं, आई ऑलवेज टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस, द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपर चलो सेलेक्टेड कॉपीज। जो लोग भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी कॉपीज देखना। सो दीज 3 थिंग्स आर like the prerequisite for your मेंस प्रिपरेशन। ये चीज़ आपको करनी ही चाहिए। ठीक है। तो द सिलेबस एंड द PYQ गिव यू द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपको कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन से टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग PY के अकॉर्डिंग कवरेज करनी है। बट द सेलेक्टेड टॉपर कॉपीज विल हेल्प यू इन द आंसर राइटिंग। ठीक है। तो जो अभी हम GS1 की कॉपी देखेंगे, मेरी 68 बीपीएससी की कॉपी है जिसमें मेरा रैंक 4 आया था। तो उस कॉपी को देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि GS1 में DI है, साथ साथ करंट अफेयर्स है और हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स इज लाइक द सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। तो उसमें यू विल गेट टू सी कि सारे क्वेश्चन आपको परफेक्ट नहीं लगेंगे। बेसिकली सारे आंसर्स आपको परफेक्ट नहीं लगेंगे। सम यू विल फाइंड कि बहुत अच्छा लिखा है, सम यू विल फाइंड कि एवरेज लिखा है, सम यू विल फाइंड कि ठीक है थोड़ा सा अबव एवरेज है लेकिन एक्सीलेंट टाइप का नहीं है। बट अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू नो कि सारे क्वेश्चन आप परफेक्शन लेवल पे लिख ही नहीं सकते। ठीक है। तो इस डिल्यूजन और में तो रहो ही मत कि यू विल अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन टू इट्स परफेक्शन। वी हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन टू इट्स परफेक्शन। परफेक्शन तो पहले कुछ होता ही नहीं है। द परफेक्शन लाइज इन लाइक इन डिफरेंट परस्पेक्टिव। परफेक्शन का मीनिंग कुछ और होता है। बट वॉट यू हैव गेन, वॉट यू हैव ट्राई टू अचीव दैट परफेक्शन। आपने किसी एक कॉपी को रेफरेंस ले रखा है कि दिस इज द परफेक्ट कॉपी एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर राइटिंग, आई विल डू द हार्ड वर्क टू रीच देयर। तो उतना अगर आपने उस रेफरेंस को लेके उतना हार्ड वर्क किया है, उसका आप लाइक 80 to 90% भी जाके वहां कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हो, इम्प्लीमेंट कर देते हो इन द रियल एग्जाम इटसेल्फ, हो गया आपका सिलेक्शन। बट द जर्नी टू इम्प्रूव फ्रॉम दैट पॉइंट दैट यू आर करेंटली एट टू द पॉइंट जो इसको आप परफेक्शन मान रहे हो, किसी की कॉपी आपने देखी है जो सेलेक्टेड है, बी इट यूपीएससी बी इट बीपीएससी सेलेक्टेड कॉपी, तो उस लेवल तक पहुंचने में, ठीक है, यू हैव टू कवर दिस जर्नी। ऑल राइट। तो इसमें टॉपर सेलेक्टेड कॉपीज का बहुत रोल आता है। GS1 GS2 में तो आता ही है, एसे में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज यू नॉट ओनली यू गेट टू नो द अप्रोचेस बट यू गेट टू नो कि हाँ एसे को लिखते कैसे हैं, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एन एसे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम GS1 कॉपी, मेरी कॉपी देखेंगे 68 बीपीएससी की। वैसे मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके कॉपीज को देख सकते हैं। कॉपीज को देखने का जो फाइल सेक्शन होता है ना टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाइए एंड जस्ट स्क्रॉल थ्रू इट। मैंने नाम से ही कॉपीज को शेयर किया हुआ है, बस उसको देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको देख लीजिए। ठीक है। So before going ahead into this video, the Laksh batch of the GS Hub is going for. It is for the 71st BPSC means. ये वीडियो लेक्चर्स बैच है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डिक्लेयर यू डैट कि हमारा 14 दिन का टारगेट में 14 days only we have covered like 28 to 30 topics in just 14 days. ठीक है, just 14 days and it is the combination of the history and the current affairs. And साथ साथ we have एक टेस्ट हमने कंडक्ट कर दिया है। सेकंड टारगेट, जो सेकंड वीक टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है और उसकी टेस्ट होगी आज ही, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज इंक्लूडेड इन द लक्ष्य बैच। 24 टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स,
the formulation और the process that लक्ष्य बैच continues, उसमें हम आपको टारगेट्स देखते हैं, वीकली टारगेट, एंड इस वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग आपके वीडियो लेक्चर्स शेड्यूल होते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको इसके साथ मिलेंगे, एंड प्लस आपका 24 टेस्ट जो वीकली टारगेट है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड है, एंड साथ साथ इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है आपका, डीआई हिंदी एंड ऑप्शनल का भी टेस्ट हम लोग लेंगे इसमें। सो दिस इज लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्लान फॉर यू। So those who find it difficult to do the self study मेंस के लिए, they can definitely join the लक्ष्य बैच। अगर जिनको मेंटरशिप जो ओजी बैच है जी सब का उसको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन द संजीवनी बैच, बट द डिमांड्स ऑफ द वीडियो लेक्चर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो बहुत सारे संजीवनी बैच स्टूडेंट अपग्रेड कर रहे हैं लक्ष्य बैच में। सो इफ यू ऑल्सो लाइक संजीवनी बैच स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अपग्रेड इट, जस्ट मैसेज अस, तो वी हैव ए स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द संजीवनी बैच स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द लक्ष्य बैच इफ यू फाइंडिंग डिफिकल्टी इन योर मेंस प्रिपरेशन, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। लेक्चर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वी आर नॉट लाइक रीडिंग लाइन बाय लाइन एंड प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नोट्स तो हम लोग साथ साथ दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली द हार्ड वर्क इज योर्स। क्लास लोगे, अटेंटिवली क्लास को फॉलो करना है, क्लास में जो नोट्स आपको बताया जा रहा है उसको लिखो, उसके बाद का एक्सरसाइज दैट दो नोट्स पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको पढ़ो, साथ में दोनों को कंबाइन करो एंड जस्ट मेक अ 1 पेजर नोट्स। इस पे भी हम लोग सेशंस करने वाले हैं फॉर द लक्ष्य बैच, इसमें उसमें वीडियो लेक्चर्स में। ऑलराइट, तो दिस इज फॉर द लक्ष्य बैच। जो लोग भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ये यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस टीम नंबर जो यहाँ पे शेयर है, और इवन यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द GSF वेबसाइट, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। एंड ये कोर्सेज आपके ऐप पे चलेंगे, नॉट ऑन द टेलीग्राम, ऐप पे चलेंगे। संजीवनी जो मेंटरशिप है वो आपके टेलीग्राम पे चलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। GS1 का पेपर हम लोग देखते हैं। तो ये है BPSC की जो रियल एग्ज़ाम की कॉपी, जो GS1 की कॉपी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में डिटेल्स हमें भरने होते हैं, इस साइड में, जो कि अभी नहीं है। उसको शायद वो जब चेकिंग करते हैं तो उसको फाड़ लेते हैं। तो इसमें डेट लिखना होता है, आप कौन सी मीडियम यूज़ कर सकते हो। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम अगर मैं GS1 इंग्लिश में लिखूँ और ऐसे हिंदी में लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आंसर मीडियम आपको हर एक पेपर के लिए पूछा ही जा रहा है कि आप हिंदी, इंग्लिश या उर्दू प्रेफर करते हो। तो अगर GS1 हिंदी में लिखना है तो हिंदी के OMR को ये करो, डार्कन करो, और अगर आपको ऐसे इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश को डार्कन करो। तो आप बिल्कुल अपने मीडियम को चेंज कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट अंदर आंसर्स पे आते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, अगर आपने 68 का BPSC का मेंस का आंसर देखा, क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें 1858 का एक्ट पूछा गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे ही एनालिसिस हो जाता है कि ये एक्ट ये तो पूछेगी ही पूछेगी। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट में ये वाली जो काउंसिल एक्ट से इतना इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो मुझे भी उतना कुछ याद नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मेरी जो आंसर है आपको दिखेगी बहुत छोटी ही मैंने लिखी है, क्योंकि मुझे उतनी कंटेंट याद नहीं आ रही थी, और 69 के लिए मैंने मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में। तो जितना मुझे कंटेंट याद था, जो भी मुझे कंसेप्ट याद थे, वो मैंने इसको यहाँ पे फ्रेम करके लिखा। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ब्रिटिश ने अपने इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस में लिए थे, वो सारे हमने कवर करवा दिए, सो दैट कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से उस पर लिख सकते हो, शॉर्ट पेज में ही लिख सकते हो। क्योंकि शॉर्ट पेज में कोई एक एक्ट को पूछेगा नहीं लॉन्ग आंसर में, ये शॉर्ट में ही पूछेगा। लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा पूछेगा कि पूरा बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, शॉर्ट में एक एक एक्ट को पूछ सकता है। तो ये हो गया। अब देखिए संथाल अपराइजिंग। तो संथाल अपराइजिंग में इसमें इन्होंने क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा कि क्या है संथाल अपराइजिंग। तो इससे यही पता चलता है कि हमारे जो भी हमने डायमेंशंस कवर किए हैं अपने नोट्स में, वो सारे हमें लिखने हैं। तो कॉजेज हमने लिख दिया, कोर्स बता दिया, फिर उसके बाद कंसिक्वेंसेज लिख दिया, एंड देन कंक्लूड कर दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अगेन उसी तरीके से बस एक टॉपिक दे दिया और हमें इसको एड्रेस करना है। तो अगेन हम सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉजेज करेंगे, कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद कंसिक्वेंस करेंगे, एंड फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमेशा मौर्यन, पाला, पटना कलम से पूछता ही है। तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें भी कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हमें एक स्पेसिफिक चीज़ को डील करना है। तो इसलिए हम जितना इसमें पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं वो करेंगे।
फिर उसके बाद देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न बिहार, तो इसमें हम जो भी आर्किटेक्चर हुए हैं, बिहारा पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपा, ये सब हमने इसको कवर किया। तो इसमें और भी सारे होते हैं बट हमें जो शॉर्ट पेजेस के टाइप ही लिखना है तो इसलिए हम ज़्यादा चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब अगर आपके पास 10 इंपॉर्टेंट फीचर तो आपको उसमें 5 तो ऐसे फीचर हैं जो मोस्ट प्रायोरिटी बेस्ड है, तो हम उस 5 वाले को लिखेंगे। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियड वाला आंसर हो गया। केव्स पेंटिंग ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, तो 68 बीपीएससी में आपने देखा होगा कि केव्स पूछा गया था ईस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे केव्स पेंटिंग पूछ दिया है। तो ये अलग से कोई प्रिपेयर नहीं करता, हमने जितना मॉडर्न में पढ़ा, पाला में पढ़ा, उसी को हम लिख देंगे। तो केव्स पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया में मैंने वॉल पेंटिंग बता दिया, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग बता दिया, जो मैंने पाला में पढ़ा था मुराल पेंटिंग बता दिया, एंड उसी में एग्जाम्पल्स दे दे के उसको कवर कर लिया। तो ये हो गया केव्स पेंटिंग, मैंने हैंडल कर लिया। ये मुझे अलग से इस पर कुछ कंटेंट नहीं आता था, मैंने जो पढ़ा था उसका ही इंटरलिंकिंग करके एक जनरलाइज आंसर लिख दिया और उस हिसाब से मुझे मार्क्स मिल गए। इवेल्युएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। अब ये चंपारण इंडिगो मूवमेंट पे पूछ रहा है, उसको इवेल्युएट करने बोल रहा है, उसका इम्पैक्ट बताने बोल रहा है। तो चंपारण इंडिगो मूवमेंट का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इसका कॉजेज बता दिए, कॉजेज में मैंने 4-5 पॉइंट बता दिए। फिर उसके बाद गांधी जी का अराइवल और उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ वो उसके बारे में बात कर ली। और गांधी जी ने मल्टीफोल्ड तरीके से इसका इम्पैक्ट था, ना कि सिर्फ था कि पीजेंट के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना, साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल चेंजेस लाने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए थे। तो वो मैंने बता दिया कि उन्होंने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात की, उन्होंने स्कूल्स खोले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स एंड गांव में जाकर, तो वो हो गया। फिर इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, तो आपको पता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, जहाँ पे हम सिर्फ एजुकेटेड लोग इंडियंस ही इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आ रहे थे, वहाँ से इसका कन्वर्जन हुआ मास मूवमेंट में, वहाँ से इसका कन्वर्जन, वहाँ से चंपारण सत्याग्रह से ही नॉन वायलेंस का सत्याग्रह का हमें रियल मीनिंग पता चला और उसको हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ किया। उसी सारे पॉइंट्स को मैंने अलग अलग लिखा है। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गई एंड फाइनली इसको मैंने कंक्लूड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये हो गया मॉडरेट फेज। अब दूसरा क्वेश्चन है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, तो दोनों में मुझे ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा और ये मुझे याद भी था। तो मॉडर्न एजुकेशन मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, बट इन्होंने मॉडर्न यूज़ किया है तो हम भी मॉडर्न ही डालेंगे, वेस्टर्न नहीं लिखेंगे। तो जो भी क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसी को बस उठा के डाल दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसमें मैंने बता दी कि क्या क्या किस फेज़ में डेवलपमेंट हुए और सारे पॉइंट्स को हैंडल कर लिया, इम्पैक्ट क्या हुआ मॉडर्न एजुकेशन का बिहार में, एंड फिर उसके बाद उसको भी एक्सप्लेन कर लिया थोड़ा, एंड फिर उसको कंक्लूड कर लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, सेक्शन 2 हमारा करंट अफेयर्स होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। तो बेसिकली ये पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या थ्रू इट्स जजमेंट क्या क्या एक्शन लिए हैं सो दैट इट कैन ब्रिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर स्टीरियोटाइप और इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कर सके। तो यहाँ पे मैंने साबानो केस, हदिया केस, ट्रिपल तलाक केस, रिसेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड जजमेंट जो मैटर्निटी लीव से रिलेटेड था, जेंडर रिजर्वेशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट बार बार बातें करती है, एंड ऑल इंडिया ऑल वुमेन कमीशन बनाया था जो मणिपुर का इशू था। तो इससे क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स जजमेंट एंड द डिसीजन वो ब्रेक कर रही है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आता है रेलिवेंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। तो ये न्यू क्रिमिनल लॉज है, ये हमने मेंस मेंटरशिप में भी आपको सारे क्रिमिनल लॉज को करवाया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसको रिप्लेस करती है, सीआरपीसी को रिप्लेस करती है, और इसकी क्या रिलेवेंस है तो वो मैंने बता दी, एंड चैलेंजेस इसमें क्या क्या है वो बता दिए, एंड फाइनली इसको कंक्लूड कर दिया। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस टेक का पार्ट है, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन पॉलिटी का पार्ट हो गया। अब दोनों को जोड़ के इसको करंट अफेयर्स में पूछ दिया। तो हमें बहुत ही इंक्लूसिव स्टडी करना होगा, एक एक सब्जेक्ट को सेग्रीगेटेड कर तरीके से नहीं पढ़ना होगा, वरना फिर क्वेश्चन डील नहीं होंगे। आप ये देखोगे करंट अफेयर्स में हमेशा पॉलिटी के टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको, इवन इन द 68 और इवन इन द 69। 68 में तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा था, 69 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हम अभी देखेंगे आगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और क्या लीगल इंस्टीट्यूशन में डिसीजन मेकिंग द पॉलिसी एनालिसिस डेटा ड्रिवन डिबेट्स होंगे, तो सिक्योरिटी सर्विलेंस भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और हमने काफ़ी बार देखा है कि जो पार्टी पावर में होती है उसका बायसनेस रहता है, तो अपोजिशन पार्टी के माइक्स ऑफ हो जाती है। तो अगर हम ये एल्गोरिथम बेस्ड रख दें तो ह्यूमन बायसनेस नहीं होगी, और जहां अपोजिशन पार्टी को मुद्दा उठाने का मौका मिले और वो आवाज़ जनता तक भी पहुंचे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी हम एआई में कर सकते हैं, एआई के थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब ग्लोबल वेज रिपोर्ट हम इस पीढ़ी में तो जरूर पढ़ते हैं कि इसका इंडिया का रैंकिंग क्या है, बट अलग से हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ते कि इसके पे क्या क्या
पैरामीटर्स होंगे, नहीं होंगे। तो ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या क्या इसके पैरामीटर्स से होंगे। इम्पैक्ट्स तो जेनरिक फॉर्म में निकाल लूँगी, लेकिन पैरामीटर्स नहीं पता था। तो मैंने एक बहुत जनरलाइज और इंटरलिंकिंग करके खुद ही सोचा कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट है तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ वर्क, मिनिमम वेज पर, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इंश्योरेंस, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, ये मैंने पैरामीटर्स लिख दिया। इम्पैक्ट उसका क्या होगा तो वो लिख दिया एंड फाइनली इसको कंक्लूड कर दिया। तो इससे यही पता चलता नहीं कि आपने जितना टॉपिक किया है वो आपके लिए इफ़िशियंट है। आपको बस तरीका आना चाहिए इंटरलिंकिंग का, सो दैट यू कैन मेक अ जनरलाइज एंड अबव एवरेज आंसर। ये आप लिख सकते हो विथ इंटरलिंकिंग, इधर का डेटा उधर करके एंड जेनरिक पॉइंट्स निकाल के एंड उसमें डेटा को फीड करके उसको जेनरिक से आप वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स बना सकते हो। बेसिक प्रोविज़न ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उस टाइम काफ़ी फेमस था और काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो इसके ये तो पढ़ के लोग गए ही होंगे, तो इसको भी मैंने इसको एड्रेस कर लिया। बट जैसा मैंने बताया 69 बीपीएससी मेंस में मैंने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। 68 के बाद कहीं ना कहीं वो लिंक टूट गया था, तो जितना मुझे पॉइंट्स आ रहा था तो उतना मैंने लिखा है। इंडिया लीडरशिप विद द G20 रिफ्लेक्ट्स द, तो ये G20 का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंटशिप था 2023 में, तो G20 पे क्वेश्चन बनेगा ही, तो इसको मैंने हैंडल किया। इंडिया लीडरशिप कमिटमेंट टू द वासुदेव कुटुंबकम कैसे हुआ, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करके न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना के, फिर ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को पार्टिसिपेशन करके, और 60 सिटीज़ ऑफ इंडिया में इसका काम हुआ, तो जिससे वासुदेव कुटुंबकम लाइक वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बना के इंडिया अप्रोच क्या क्या अप्रोचेज इंडिया ने यूज़ किए एंड फिर क्या क्या चैलेंजेस है, तो वो भी मैंने 3-4 पॉइंट बता दिए और क्या वे अहेड होना चाहिए एंड फाइनली उसको कंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा मैंने बताया था 68 में बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछ दिया, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूछ दिया, जो कि पॉलिटी का ही सेक्शन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले तो मैंने आर्टिकल से इसका इंट्रोडक्शन दिया एंड प्लस एक कोड डाल दिया के मुंशी जिन्होंने बोला था। इसकी क्या पॉजिटिव्स होंगे, तो एक फ्लो चार्ट दे दिया सो दैट मोनोटोनस नेचर टूट जाए एंड फिर उसके बाद एक एक पॉइंट्स करके उसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड इसमें फिर हमने निगेटिव सोसाइटल कंसिक्वेंसेस भी दिए, क्योंकि इंडिया एज ए वेरी कल्चरली डाइवर्स है, तो अगर हम यूसीसी लाएंगे तो कल्चर के क्या बोलते हैं फेडिंग होने का भी खतरा है लोगों को। तो उस तरीके से मैंने सारे निगेटिव पॉइंट्स को भी हैंडल किया। फिर उसके बाद वे हेड बताया, जिसमें फिर अगेन मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट को एड्रेस किया एंड फाइनली उसको कंक्लूड किया। तो ये था मेरा GS1 का पेपर। ये DI का हम बाद में देखेंगे, जिसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको DI में क्वेश्चंस को चूज़ करना चाहिए और कैसे आप 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स ला सकते हो आराम से DI में। जो गलतियां मैंने 67th में की थी वो मैंने नहीं की है 68 एंड 69th में फॉर द DI, क्योंकि DI ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको टोटल में टोटल आ सकते हैं, सब्जेक्टिव नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है ये। तो इसकी वीडियो मैं एक अलग से लाऊंगी कि कैसे मैंने 2 ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन के, तो उसमें कैसे आप चूज़ करोगे एंड कैसे आप स्टेप्स को लिखना कि सो डैट आपके एक भी मार्क्स ना कट हो। क्योंकि ऐसा होता है कि आप आंसर तो हमेशा सही ले आते हो, तब भी आपको जो मार्क्स रहता है 10 में से आपको 8 ही मिलेंगे, 7 ही मिलेंगे, तो वो 2-3 मार्क्स भी आपके डिडक्ट ना हो और आपके 72 आउट ऑफ 72 आए। तो ये था मेरा 69 BPSC का GS1 पेपर।